गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं इसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से जो पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ उस पाठ का शीर्षक है, यानी उसका जो हेडिंग है वह है संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस पाठ की मैं शुरुआत करता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक अपने अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 5। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी ध्यान देंगे, पाठ 5 है संज्ञा। उसका इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। आइए संज्ञा के बारे में हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, ऊपर लिखा हुआ है देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, पढ़िए और समझिए। सबसे पहले जो है वह है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। उसके बाद है लाल किला दिल्ली में है। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद है शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है। ठीक, उसके बाद है राहुल सेब खा रहा है। राहुल क्या कर रहा है? सेब खा रहा है। उपरोक्त चित्र में वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं वे सभी किसी न किसी के नाम है। यानी कि ऊपर जो शब्द रंगीन शब्द हैं वो किसी न किसी के नाम है। जैसे दादाजी, लाल किला, दिल्ली, शेर, जंगल, राजा, राहुल, सेब। तो ये जो है वे सभी किसी न किसी के नाम है। नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो नाम बताते हैं, जो शब्द नाम बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट है। उसके बाद इसका परिभाषा ये देखते हैं। परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो उसका परिभाषा है किसी व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वह नाम है। जैसे दादाजी, अखबार, लाल किला, दिल्ली। लाल किला क्या है? जगह का नाम है। दिल्ली क्या है? दिल्ली जगह का नाम है। लाल किला एक स्थान है। दादाजी नाम है। अखबार भी एक वस्तु है। शेर क्या है? एक प्राणी है। जंगल स्थान का नाम है। और राजा भी एक प्राणी है। राहुल एक प्राणी है। सेब एक वस्तु है। तो इसमें इसका परिभाषा जो है वो क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। स्पष्ट है। इसके बाद देखिए, जैसे में दिया हुआ है व्यक्तियों के नाम, यानी कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है। व्यक्तियों के नाम है, उसमें है राजू, संगीता, अनीता, ऋषभ, रजत आदि। यानी कि जो व्यक्तियों के नाम इसमें दिए हुए हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आप अपना भी नाम लिख सकते हैं, अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, अपने माताजी का नाम लिख सकते हैं, अपनी बहन का नाम लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी नाम उसमें हो सकता है। उसके बाद नंबर जो आता है 2 नंबर में वह है वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं के नाम में देखिए क्या क्या है।
पुस्तक है, अखबार है, पेंसिल है, मेज है आदि। तो वस्तुओं के नाम में हम और भी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे कुर्सी हो जाएगा, उसके बाद दरवाजा हो जाएगा, कलम हो जाएगा, और भी बहुत सारी वस्तुओं के नाम हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो आता है वह स्थानों के नाम। देखिए स्थानों के नाम के सामने देखिए आगरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दिल्ली, असम आदि। इसमें कोई भी स्थान हो सकता है, मोतिहारी हो सकता है, बेतिया हो सकता है, मुजफ्फरपुर हो सकता है, पटना हो सकता है। इस प्रकार से स्थानों के नाम हम लिख सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो प्राणियों के नाम। तो प्राणियों के नाम में शेर, कुत्ता, बिल्ली, तोता, भालू आदि। तो प्राणियों के नाम में और भी कई जानवर हो सकते हैं, जैसे ऊंट और दूसरा लोमड़ी। इस प्रकार से और भी प्राणियों के नाम हो सकते हैं। भावों के नाम में देखिए प्रेम, बुढ़ापा, ईमानदारी, मित्रता आदि। ये हो गया भावों के नाम। बुढ़ापा, ईमानदारी, मित्रता, प्रेम, इस प्रकार से ये भावों के नाम है। इसमें और भी कुछ हो सकते हैं। उसके बाद आता है दिनों व महीनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आदि। तो इसमें और भी दिनों के नाम जितने होते हैं, रविवार से लेकर शनिवार तक कोई भी दिन हो सकता है। उसके बाद जो महीनों के नाम हैं वो पूरा जो 12 महीने होते हैं उनके नाम हो सकते हैं। उसके बाद पर्वतों के नाम हिमालय, अलकनंदा, काराकोरम इत्यादि। उसके बाद आता है नदियों के नाम। तो नदियों के नाम में भी हम लोग किसी भी नदी का नाम लिख सकते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, बूढ़ी गंडक, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोशी। उसके बाद समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम में भी देखिए क्या है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर आदि। उसके बाद आता है त्योहारों, उत्सवों के नाम। त्योहार तो हम लोग जानते हैं कि त्योहार कौन कौन सा है। तो दशहरा है, दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है आदि। इसमें और भी त्योहार और उत्सव के नाम हो सकते हैं, जैसे छठ पर्व है, रमजान है इत्यादि। उसके बाद आता है पुस्तकों के नाम। रामचरितमानस, रामायण, महाभारत आदि। पुस्तकों के नाम में भी ठीक इस प्रकार से और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो उनका नाम भी हो सकता है, जैसे रामचरितमानस हुआ, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, बाइबिल हुआ, कुरान हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी पुस्तक का नाम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले जो आता है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमन, नेहा, यानी कि कोई विशेष व्यक्ति है, जैसे जिसका नाम इसमें अंकित है, यानी कि लिखा हुआ है, रमन है, नेहा है। जैसे इसमें रहता मोहन, रीमा, तो वो विशेष व्यक्ति होता है। उसके बाद है हिमालय। हिमालय क्या है? एक स्थान है। हिमालय के जगह पर और भी दूसरा भी कुछ हो सकता है, जैसे अलकनंदा हो सकता है या काराकोरम हो सकता है। उसके बाद लाल किला है। लाल किला जो है वो क्या है? स्थान है।
तो लाल किला की जगह पे और भी कुछ हो सकता है, इंडिया गेट हो सकता है या ताजमहल हो सकता है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं नंबर 2 में जातिवाचक संज्ञा। आइए जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इससे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या प्राणी की जाति का, जो मेन इसमें जो पॉइंट है वो प्राणी की जाति, यानी कि जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, कोई वस्तु हो या स्थान हो, कोई जगह हो या कोई प्राणी हो, उसकी जाति का जिससे बोध होता है, यानी कि बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे है फल, फल बोलते हैं हम लोग, तो उससे हम लोग क्या समझते हैं? फल में बहुत सारे फल हैं, अंगूर है, अनार है, सेब है, अनानास है, संतरा है, तो बहुत सारे फल उसमें आ गए। ठीक उसी प्रकार लड़की है, तो लड़की क्या है? एक जाति है। लड़की में बहुत सारी लड़कियां हो सकती है, रीमा हो सकती है, संगीता हो सकती है, इस प्रकार से बहुत सारी लड़कियां होंगी। उसके बाद भेड़ है, तो भेड़ क्या है? एक जाति है। उसी प्रकार बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है। ठीक उसी प्रकार आगे हिरन है, बाघ हो सकता है, इसमें शेर हो सकता है। इस प्रकार से कोई जाति का इसमें बोध जिससे हो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद नंबर 3 में देखिए भाववाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे में है बुढ़ापा, उसके बाद है सुंदरता, मिठास, हरियाली, यानी कि ये भाव का बोध करा रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि बूढ़ा है, कोई स्थान है जो कि वहाँ बहुत हरियाली है। गुण दिखा रहा है कि सुंदरता, यानी कोई लड़की है जो कि सुंदर है, वह गुण हो गया। दोष है कि कोई लड़की बदसूरत है, वह उसका दोष हो गया कि बदसूरत है। दशा धर्म, स्थिति, धर्म यानी कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। स्थिति उसी तरह, फिर व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसे समझेंगे। उसके बाद इसमें एक चीज है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, धर्म, स्थिति, व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि इसमें भाव का बोध कराता, जो शब्द कराते हैं वही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं बनाना कैसे हम लोग सीखेंगे, इसमें दिया हुआ है। देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना, पहले शब्द है, उसके बाद उसका भाववाचक संज्ञा है। यानी कि पहले है कड़वा, तो कड़वा का भाववाचक संज्ञा होगा कड़वाहट। उसके बाद है घबराना, घबराना का भाववाचक संज्ञा होगा घबराहट। हड़बड़ाना, हड़बड़ाना का भाववाचक होगा हड़बड़ाहट। ठीक उसी प्रकार लड़ना, लड़ना का भाववाचक होगा लड़ाई। पढ़ना का भाववाचक संज्ञा पढ़ाई होगा। ममता का ममत्व होगा। उसके बाद है लिखना, लिखना का लिखावट। बच्चा, बच्चा का बचपन। जवान, जवानी।
बूढ़ा, बुढ़ापा, मीठा, मिठास, खट्टा, खटास, सच्चा, सच्चाई, हरा, हरियाली, हंसना, हंसी, लूटना, लूट, घना, घनेरा, लड़का, लड़कपन, समान, समानता, सुंदर, सुंदरता, वीर, वीरता, अच्छा, अच्छाई, थकना, थकावट, ईमानदार, ईमानदारी, जीना, जीवन, और आपका भाववाचक संज्ञा होगा आपा। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब तक जो सीखा, इसमें देखिए जो इस पाठ में हमने सीखा है वह क्या है। सबसे पहला नंबर आता है संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में है सभी नाम शब्द संज्ञा होते हैं। जितने नाम शब्द होते हैं वे सभी संज्ञा होते हैं। नंबर 3 में है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के मुख्य भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक क्या हैं? संज्ञा के मुख्य भेद हैं। तो मैं आशा करता हूं आप लोग इस पाठ को अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और इस पाठ 5 को जिसमें संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़े हैं उसको आप लोग एक बार फिर से घर पे उसका रिवीजन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों के समक्ष लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।